ओह गॉड, ये प्लेन तो रुक ही नहीं रहा है। ऑफिसर, कुछ करो, इसे रोको सर। रनवे खत्म होने को है, लेकिन TAM एयरलाइन का ये प्लेन अभी भी बेहद तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। को पायलट ने ब्रेक्स को पूरी ताकत से दबाया हुआ है। उसकी आवाज कांप रही है। रुक जाओ। लेकिन स्पीड कम होने की बजाय बढ़ती हुई महसूस हो रही है। कैप्टन की नजर सामने के रनवे एंड पर जमी हुई है, जहां एस्फॉल्ट खत्म होते ही शहर शुरू हो जाता है। वहीं नीचे एक बिजी हाईवे है, कार्स चल रही हैं, लोग अपनी जिंदगी में मग्न हैं। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि एक प्लेन बेकाबू होकर उनकी तरफ आ रहा है। अब रनवे का आखिरी हिस्सा सामने है और उनके पास बस कुछ ही सेकंड्स बचे हैं। क्या ये प्लेन रुक पाएगा या फिर ये ब्राजील की एविएशन हिस्ट्री की सबसे काली रात बनने वाली है? इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये प्लेन इस सिचुएशन में पहुंचा कैसे। आइए शुरू से शुरू करते हैं इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को, जिसका नाम है TAM एयरलाइंस फ्लाइट 3054। आज की कहानी पर बात शुरू करने से पहले और इस इंसिडेंट को ठीक से समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि इतना बड़ा प्लेन आखिर रुकता कैसे है। क्योंकि अक्सर हम प्लेन को कार या बस की तरह इमेजिन कर लेते हैं और हमें लगता है कि प्लेन बस रनवे पर आया, ब्रेक्स दबे और रुक गया। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है। एक कमर्शियल जेट, खासकर एयरबस A320 जैसे भारी भरकम एयरक्राफ्ट को रोकना उसे उड़ाने से कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। जब प्लेन रनवे को टच करता है, उस वक्त भी उसके विंग्स लिफ्ट बना रहे होते हैं और इंजन्स में पावर होती है। व्हील्स जमीन पर जरूर होते हैं, लेकिन प्लेन का पूरा वजन उन पर नहीं पड़ा होता है। इसीलिए सिर्फ ब्रेक्स दबा देना काफी नहीं होता है। प्लेन को रोकने के लिए कई सिस्टम्स को एक साथ बिल्कुल सही सीक्वेंस में काम करना पड़ता है। अगर एक भी सिस्टम सही वक्त पर रिएक्ट ना करे तो पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहला कदम होता है इंजन्स की पावर को लो यानी कि आइडल पर करना। टचडाउन से ठीक पहले कॉकपिट में जो रिटार्ड की आवाज आती है, वो पायलट्स को यही सिग्नल देती है कि अब दोनों थ्रॉटल्स को पीछे खींचकर आइडल पर लाना है। और ये सिर्फ स्पीड कम करने के लिए नहीं होता है, बल्कि ये एयरक्राफ्ट को ये बताने जैसा होता है कि अब उड़ान खत्म हो चुकी है और अब जमीन पर रुकने की प्रोसेस शुरू होनी है। इसके बाद स्पॉयलर्स की बारी आती है, जो विंग्स के ऊपर लगे पैनल्स होते हैं। जैसे ही ग्राउंड स्पॉयलर्स ऊपर उठते हैं, वो विंग्स की लिफ्ट को तोड़ देते हैं, जिससे कि प्लेन का पूरा वजन व्हील्स पर आ जाता है। और तभी ब्रेक्स को वो ग्रिप मिलती है जिसकी उन्हें सही से काम करने के लिए जरूरत होती है। अगर स्पॉयलर्स डिप्लॉय नहीं हुए तो ब्रेक्स पूरी ताकत से दबे होने के बावजूद भी उतना असर नहीं दिखा पाते। असल में प्लेन को रनवे पर रोकने में सबसे बड़ा रोल व्हील ब्रेक्स का डेफिनेटली होता है, लेकिन ब्रेक्स भी तभी सही से काम करते हैं जब टायर और रनवे के बीच अच्छी फ्रिक्शन हो। यानी प्रॉब्लम तब आती है जब रनवे गीला हो या स्लिपरी हो, और ऐसी कंडीशंस में ब्रेक्स कमजोर पड़ने लगते हैं और प्लेन्स को रोकने के लिए बाकी के सिस्टम्स पर ज्यादा डिपेंड रहना पड़ता है। और यहीं पर थ्रस्ट रिवर्सर का रोल बढ़ जाता है। थ्रस्ट रिवर्सर लैंडिंग के बाद इंजन की ताकत को उल्टी दिशा में मोड़ देता है। यानी इंजन प्लेन को आगे धकेलने की बजाय पीछे की तरफ थ्रस्ट देने लगता है। ये ब्रेक्स का रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, बल्कि ब्रेक्स के साथ मिलकर प्लेन की स्पीड कम या ज्यादा करने में मदद करते हैं, खासकर वेट रनवे और हाई स्पीड पर। इन सब के साथ ही एक और सिस्टम होता है जिसे ऑटो ब्रेक्स कहते हैं। ये ऑटो ब्रेक्स पायलट की सुविधा के लिए नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी के लिए होते हैं। इसमें सिस्टम खुद डिसाइड करता है कि कितनी ब्रेकिंग फोर्स लगानी है ताकि प्लेन एक तय रेट से स्मूथली स्लो हो सके। नाउ इनमें से कोई भी चीज अगर सही वक्त पर काम ना करे तो प्लेन का रुकना इम्पॉसिबल हो सकता है। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसमें यही सिस्टम्स और इन्हीं में छुपी एक छोटी सी चूक एक बहुत बड़े हादसे की वजह बनने वाली है, इसीलिए ये सारी बातें याद रखिएगा। तो आइए अब चलते हैं उस शाम की तरफ।
ये बात है 17 जुलाई 2007 की। ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे का सेलगाडो फिलो एयरपोर्ट। लोग बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और सौ पोलो कोग्नहास एयरपोर्ट जाने वाली TAM एयरलाइंस फ्लाइट 3054 पूरी तरह से फुल है। 187 यानी 187 लोगों के लिए ये बस एक शॉर्ट डोमेस्टिक फ्लाइट है, यानी लगभग 1.5 घंटे का सफर। कॉकपिट में कैप्टन हेनरिक स्टेफेनी डी सैको और को पायलट क्लाइबर लीमा अपने इंस्ट्रक्शंस चेक कर रहे हैं। दोनों के पास ही 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जिसमें हजारों फ्लाइट आवर्स, सैकड़ों लैंडिंग्स शामिल है। तो बाहर से देखने पर तो सब कुछ रूटीन लगता है, लेकिन कैप्टन के दिमाग में एक टेंशन लगातार घूम रहा है और उस टेंशन का नाम है कोग्नहास एयरपोर्ट। असल में साओ पाउलो का ये एयरपोर्ट शहर के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, जिसमें रनवे छोटा है, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और रनवे के आगे कोई एक्स्ट्रा सेफ्टी मार्जिन नहीं है, यानी कि यहाँ गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है। और ऊपर से आज के हालात भी थोड़ी से मुश्किल है, क्योंकि साओ पाउलो में लगातार बारिश हो रही है, पिछले 2 दिनों से पानी थमा नहीं है और वेदर ब्रीफिंग कंफर्म करता है कि रनवे गीला है। अब यहाँ पे कैप्टन और को पायलट दोनों जानते हैं कि वेट रनवे पर लैंडिंग का मतलब होता है कम फ्रिक्शन और ज्यादा ब्रेकिंग डिस्टेंस, यानी कि प्लेन को रोकने के लिए ज्यादा डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। कोग्नहास जैसे एयरपोर्ट पर यह कॉम्बिनेशन खतरनाक हो सकता है। ऊपर से एयरबस A320 का राइट इंजन थ्रस्ट रिवर्सर भी आज काम नहीं कर रहा है। थ्रस्ट रिवर्सर का मतलब सिंपल शब्दों में समझें तो ये लैंडिंग के बाद प्लेन को रोकने में मदद करने वाला सिस्टम होता है, यानी जब प्लेन जमीन को टच करता है तो इंजन्स की ताकत को पीछे से आगे की तरफ मोड़ दिया जाता है। नॉर्मली तो दोनों इंजन्स के थ्रस्ट रिवर्सर्स साथ में काम करते हैं, लेकिन इस एयरक्राफ्ट में साइड वाला रिवर्सर हाइड्रोलिक लीक के चलते कुछ दिनों से डिफेक्टिव है। अब रूल्स के हिसाब से ये अलाउड है और एविएशन में ऐसे केसेस के लिए प्रोसीजर्स बने होते हैं। वैसे भी ब्रेक्स और स्पॉयलर्स प्लेन को रोकने का ज्यादातर काम कर लेते हैं, तो थ्रस्ट रिवर्सर बस एक्स्ट्रा मदद देता है। यानी टेक्निकली देखा जाए तो थ्रस्ट रिवर्सर बंद होने के बाद भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पेपर पर सब सेफ है, लेकिन कैप्टन को पता है कि छोटा रनवे, वो भी गीला, और उस पर इतना भारी एयरबस A320 उतारना आसान नहीं होने वाला। ऐसे में रनवे के हर 1 मीटर की वैल्यू होती है। लैंडिंग रोल थोड़ा सा भी लंबा हुआ तो मार्जिन खत्म हो सकता है। को पायलट भी इस इशू से अवेयर हैं, लेकिन दोनों ही इसे डिस्कस नहीं करते। यहीं पर कैप्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा तरीका जो ऑफिशियली अब स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, पहले ये तरीका यूज किया जाता था। आइडिया बड़ा सिंपल है। लैंडिंग के वक्त सिर्फ एक तरफ के वर्किंग रिवर्सर को यूज किया जाए और दूसरे इंजन को आइडल पर रखा जाए, तो वो एक्स्ट्रा फॉरवर्ड पुश नहीं आएगा, जो थोड़ी देर के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ा देता है। देखा जाए तो ये तरीका टेक्निकली रिस्की है, क्योंकि दोनों इंजन्स अलग अलग बिहेव करेंगे और स्ट्रेस के मोमेंट में गलती होने का चांस बढ़ सकता है। कैप्टन को यहाँ पे लगता है कि आज की इस कंडीशन में ये रिस्क लेना एक बेहतर ऑप्शन है। आखिरकार एयरक्राफ्ट टैक्सी करता हुआ रनवे की तरफ बढ़ता है और शाम के करीबन 5:19 पर यह टेक ऑफ कर जाता है। फ्लाइट अपने क्रूज फेज में पहुंचती है, जहां आमतौर पर कॉकपिट में माहौल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फ्लाइट 3054 के कॉकपिट में वो हल्कापन नहीं है। कुछ ही मिनट के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक अपडेट आता है कि साओ पाउलो में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और कोग्नहास एयरपोर्ट का मेन रनवे टेम्पररीली बंद कर दिया गया है। कैप्टन और को पायलट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये वही बात है जिसका डर था। अगर रनवे ज्यादा देर तक बंद रहा तो डायवर्जन करना पड़ सकता है या फिर होल्डिंग। कैप्टन सारी कैलकुलेशंस को फिर से अपने माइंड में रन करते हैं, साथ ही फ्यूल सिचुएशन को भी चेक किया जाता है। उन्हें पता है कि डायवर्जन पॉसिबल है, लेकिन कोग्नहास एयरपोर्ट आमतौर पर जल्द ही रीओपन हो जाता है। पास्ट एक्सपीरियंस तो यही बताता है। वो डिसाइड करते हैं कि अभी कंटिन्यू करना ही बेहतर होगा। कुछ देर बाद एक और कॉल आती है। रनवे इंस्पेक्शन के बाद कोग्नहास को लिमिटेड ऑपरेशंस के लिए रीओपन कर दिया गया है और वो फाइनल अप्रोच के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
कंडीशंस आइडियल तो नहीं है, लेकिन लैंडिंग्स अलाउ की जा रही हैं। जैसे जैसे एयरक्राफ्ट साओ पाउलो के पास पहुंचता है, बाहर का आसमान और गहरा होता जाता है। क्लाउड्स थिक हैं, विजिबिलिटी कम है और कुछ ही देर में डिसेंट शुरू होता है। इंस्ट्रूमेंट्स पर नंबर्स बदल रहे हैं। स्पीड, एल्टीट्यूड, हेडिंग्स सब रूटीन के हिसाब से है, लेकिन मौसम ये बहुत खराब है। कैप्टन एक बार फिर से कैजुअली रिमाइंड करते हैं, याद है ना, सिर्फ लेफ्ट रिवर्सर। को पायलट सिर हिलाते हैं, या सिर्फ वही। एयरक्राफ्ट अब फाइनल अप्रोच फेज में है और बादलों के अंदर से निकलते हुए एयरबस A320 धीरे धीरे नीचे आ रहा है। साओ पाउलो की जमीन तो अभी भी दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के भरोसे ही चल रहा है। कैप्टन कंट्रोल संभाले हुए हैं और इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज है, इस प्लेन को सेफ तरीके से कॉग्नहास के शॉर्ट रनवे पर उतारना। को पायलट रेडियो संभालने के साथ साथ चेकलिस्ट रीड कर रहे हैं। फ्लैप्स सेट हो चुके हैं, लैंडिंग गियर डाउन है, एयरक्राफ्ट पूरी तरह से लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में है। जैसे ही बादल थोड़े से पतले होते हैं, नीचे शहर की हल्की हल्की लाइट्स दिखाई देने लगती है। ये वही लाइट्स है जो रनवे के ठीक आगे बसी बिल्डिंग्स और सड़कों की पहचान है। कैप्टन उन्हें देखते ही और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। वो को पायलट से कहते हैं, टावर से बारिश और रनवे कंडीशन कंफर्म कर लो। को पायलट रेडियो पर कॉल करते हैं, TAM 3054 फाइनल पर है, रनवे कंडीशन कंफर्म कीजिए। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद जवाब आता है, रनवे वेट है, स्लिपरी रिपोर्ट मिली है। को पायलट तुरंत रिपीट करता है, वेट और स्लिपरी। ये दोनों शब्द कॉकपिट में किसी वार्निंग की तरह लगते हैं। ये वही सिनेरियो है जिसके लिए दोनों पायलट पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो रहे थे। उनके दिमाग में फिर से वही कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया गया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ेगी और कॉग्नहास में मार्जिन ऑलमोस्ट 0 है। इन सब चीजों को देखते हुए कैप्टन अपने डिसीजन पर अंदर ही अंदर कमिट कर चुके हैं, यानी कि वही पुराना तरीका जिसमें सिर्फ एक साइड का वॉकिंग रिवर्सर यूज किया जाता है और वो कोई भी डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि लैंडिंग के वक्त एक्स्ट्रा बातें कंफ्यूजन बढ़ा सकती हैं। एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रनवे अलाइनमेंट पर है, अप्रोच स्टेबल है, स्पीड ठीक है और ग्लाइड पाथ भी सही है। कॉकपिट कंप्यूटर की आवाज शुरू हो जाती है, 150। हर कॉल आउट के साथ टेंशन बढ़ती जा रही है। कैबिन के अंदर पैसेंजर्स सीट बेल्ट टाइट कर चुके हैं और वहीं कुछ लोग विंडो से बाहर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ दिखाई ही नहीं देता। किसी को अंदाजा ही नहीं है कि कॉकपिट में इस वक्त कितने सारे डिसीजंस एक एक सेकंड में लिए जा रहे हैं। रनवे लाइट्स अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं और साथ ही सरफेस पर पानी की चमक भी साफ नजर आ रही है। कैप्टन रेडी हैं और पूरा प्लान उनके दिमाग में क्लियर है। जैसे ही एयरबस A320 रनवे को छूने के आखिरी मीटर्स में पहुंचता है, कॉकपिट कंप्यूटर की आवाज साफ सुनाई देती है, रिटार्ड रिटार्ड रिटार्ड। ये वही क्यू होता है जहां पायलट दोनों थ्रॉटल्स को आइडल पर लाते हैं। ये एक ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक एक्शन है, लेकिन इस बार कैप्टन का दिमाग पूरी तरह से उस दूसरे प्रोसीजर की तरफ लगा हुआ है। व्हील्स जमीन को टच करते हैं और एक हल्का सा झटका महसूस होता है। उसी पल कैप्टन अपना ध्यान लेफ्ट इंजन पर ले जाते हैं। वो लेफ्ट थ्रॉटल को आइडल तक खींचते हैं और बिना रुके उसे पीछे ले जाकर रिवर्स इंजन कर देते हैं। लेफ्ट इंजन की आवाज बदल जाती है, थ्रस्ट रिवर्सर खुलता है और प्लेन को स्लो करने की कोशिश करता है। लेकिन यहां इसी एक एक्शन पर फोकस करते हुए कैप्टन एक चीज मिस कर चुके हैं, राइट थ्रॉटल। राइट इंजन का लीवर अभी भी क्लाइंब पावर पर है। इसका मतलब यह है कि प्लेन का एक इंजन उसे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पूरी ताकत से उसे आगे धकेल रहा है। दोनों ही पायलट्स इस चीज से पूरी तरह अनजान हैं। नॉर्मली लैंडिंग के बाद ग्राउंड स्पॉयलर्स अपने आप ऊपर आ जाते हैं, जिससे विंग्स की लिफ्ट खत्म हो जाती है और ऑटो ब्रेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम को लग रहा है कि एयरक्राफ्ट अभी भी उड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्लेन स्लो होने की बजाय और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो में नीचे दिए हुए लिंक और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और हमारा ये छोटा सा चैनल ग्रो कर सके और हम ऐसे ही आपको एविएशन जगत की नई नई जानकारी दे सकें। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वीडियो पर दोबारा वापस आते हैं और कुछ सेकंड्स के बाद को पायलट की नजर पैनल पर जाती है जहां एक एम्बर लाइट जल रही है। ये वार्निंग होती है कि एयरक्राफ्ट का कोई सिस्टम वैसा रिएक्ट नहीं कर रहा जैसा लैंडिंग के बाद करना चाहिए। ये देखते ही उनका दिल बैठ सा जाता है और वो चिल्लाते हैं, ग्राउंड स्पॉयलर्स डिप्लॉय नहीं हुए सर। स्पॉयलर्स दरअसल विंग के ऊपर लगे वो पैनल्स होते हैं जो लैंडिंग के बाद ऊपर उठते हैं ताकि हवा का लिफ्ट टूट जाए और प्लेन का पूरा वजन व्हील्स पर आ जाए। कैप्टन ये सुनते ही तुरंत कंट्रोल्स पर ग्रिप टाइट करते हैं और उन्हें भी अब फील होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। ब्रेक्स प्रेस किए जा रहे हैं लेकिन रिस्पॉन्स वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ऊपर से व्हील्स पानी भरे रनवे पर फिसल रहे हैं। प्लेन अब बहुत ही खतरनाक स्पीड से रनवे के बीच से आगे बढ़ चुका है। कैप्टन कंफ्यूज्ड आवाज में बोलते हैं, ये हो क्या रहा है? को पायलट ब्रेक्स को और जोर से दबाता है। दोनों पायलट्स पूरी ताकत से पैडल्स पर खड़े हुए हैं लेकिन ये प्लेन मानो उनकी बात सुन ही नहीं रहा। हर गुजरते सेकंड के साथ रनवे का आखिरी सिरा और नजदीक आता जा रहा है क्योंकि रियलिटी ये है कि लेफ्ट इंजन तो पीछे की तरफ थ्रस्ट दे रहा है लेकिन राइट इंजन अभी भी प्लेन को आगे की तरफ धकेल रहा है। एयरक्राफ्ट हल्का सा ड्रिफ्ट करने लगता है और नोज थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ खींचती है। अब रनवे का आखिरी हिस्सा साफ दिख रहा है। आगे फेंस हैं, लाइट्स हैं और उसके आगे कुछ भी नहीं है और कोई सेफ्टी बफर नहीं, बस नीचे है तो खुला हुआ शहर। को पायलट अचानक से बोलते हैं, गो टर्न। शायद वो सोच रहे हैं कि प्लेन किसी तरह से टर्न कर ले या फिर हवा में उठ जाए, लेकिन स्पीड गलत है और डिस्टेंस खत्म हो चुकी है। कैप्टन स्टीयरिंग को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक्स अब मैक्सिमम पर हैं लेकिन विंग्स में लिफ्ट अभी भी मौजूद है। आखिरकार एयरक्राफ्ट रनवे के एजेस पर लगे लाइट्स को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। एक झटके में फेंस टूट जाता है और प्लेन अब रनवे से बाहर निकल चुका है। अब प्लेन ग्राउंड पर नहीं, मोमेंटम उसे हवा में ले आया। नीचे बिजी रोड वॉशिंगटन लुइस एवेन्यू है। कुछ सेकंड्स के लिए लगता है कि जैसे प्लेन किसी तरह से बच गया हो क्योंकि उसने हाईवे क्लियर कर लिया है, लेकिन ठीक सामने TAM की कार्गो बिल्डिंग है और उसी के जस्ट सामने एक पेट्रोल पंप है। लेफ्ट विंग पहले पेट्रोल पंप को छूता है, चिंगारियां उठती हैं और उसी पल पूरा सीन आग में बदल जाता है। एयरबस पूरी ताकत से बिल्डिंग के अंदर घुसता है और एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है। ऐसा धमाका जो पूरे इलाके को हिला देता है। आग का गोला आसमान तक उठ जाता है और ये सब कुछ चंद सेकंड्स में होता है। किसी को हिलने तो क्या, सोचने का भी मौका नहीं मिलता। एक्सप्लोजन के बाद कुछ पलों के लिए पूरा इलाका जैसे सुन्न हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में हर तरफ चीख पुकार, आग और धुएं के गुबार दिखने लगते हैं। एयरबस पूरी तरह से टूट चुका है और चारों तरफ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। TAM की कार्गो बिल्डिंग भी आग की चपेट में आ चुकी है और काला धुआं निकल रहा है। स्मोक इतना घना है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग खिड़कियों तक पहुंचते हैं, नीचे झांकते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। बाहर सड़क पर गैस स्टेशन जल रहा है और साथ ही कुछ कार्स में भी आग लग गई है। कॉग्नहास एयरपोर्ट के अंदर मौजूद स्टाफ और आसपास मौजूद लोग ब्लास्ट की आवाज सुनकर तेजी से भागते हुए आते हैं। एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड तुरंत अलर्ट हो जाता है और कुछ ही मिनटों में फायर ट्रक्स, एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां इलाके की तरफ दौड़ पड़ती हैं। फायर फाइटर्स जब साइट पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हीट इतनी ज्यादा है पास जाना भी मुश्किल है। बिल्डिंग का एक हिस्सा कोलैप्स कर चुका होता है, लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर कुछ एम्प्लॉइज अभी भी फंसे हुए हैं।
उन्हें निकालने के लिए सीढ़ियां लगाई जाती हैं और हौजे से पानी डाला जाता है। मजबूरी में लोग खिड़कियों से कूदने लगते हैं। उनमें से कुछ को नीचे खड़े रेस्क्यूअर्स पकड़ लेते हैं, लेकिन कुछ इतनी किस्मत वाले नहीं होते। आग बुझाने में घंटों लग जाते हैं और पूरी रात फायर क्रूज काम करते हैं। जब आखिरकार आग कंट्रोल में आती है, तब असली सच्चाई सामने आती है। प्लेन में मौजूद सभी 187 मारे जा चुके हैं और ग्राउंड पर भी कई लोग इस हादसे का शिकार बने हैं। टोटल डेथ टोल धीरे धीरे क्लियर होता है कि 12 लोग ग्राउंड पर, पैसेंजर्स और क्रू के अलावा मरे हैं, यानी कि कुल मिलाकर 199 जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। हादसे के बाद जैसे जैसे आग ठंडी पड़ती है, एक नया फेज शुरू होता है। अब फोकस इमोशन से हटकर आंसर्स की तरफ जाता है। कॉग्नहास एयरपोर्ट बंद कर दिया जाता है, फ्लाइट्स डाइवर्ट हो जाती हैं और हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेटर्स मलबे के बीच में काम करना शुरू करते हैं। TAM बिल्डिंग के अंदर एयरक्राफ्ट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और कुछ ही दिनों में दोनों रिकॉर्डर्स रिकवर कर लिए जाते हैं और उन्हें तुरंत डेटा लैब्स में भेजा जाता है। सबसे पहले CCTV फुटेज सामने आती है, क्योंकि एयरपोर्ट कैमरास ने लैंडिंग के आखिरी सेकंड्स कैद कर लिए थे। अब यहाँ वीडियो में साफ दिखता है कि एयरक्राफ्ट रनवे पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इतनी तेजी से कि जहां नॉर्मली किसी प्लेन को उस डिस्टेंस को कवर करने में 10 से 12 सेकंड्स लगते, वहीं TAM 3054 सिर्फ 3 से 4 सेकंड्स में फ्रेम से बाहर निकल गया। यहीं पर एक बात साफ क्लियर हो जाती है कि सिर्फ वेट रनवे इसकी वजह नहीं हो सकती। जब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का डेटा एनालाइज किया जाता है, तो असली शॉक सामने आता है कि लैंडिंग के दौरान एयरक्राफ्ट का राइट इंजन आइडल पर गया ही नहीं, यानी कि टचडाउन करने के बाद भी प्लेन का एक इंजन पूरी ताकत से उसे आगे की तरफ धकेल रहा था। अब पजल के सारे पीसेस धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में पैनिक साफ सुनाई देता है। पायलट्स ब्रेक लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं। स्पॉयलर्स के ना खुलने पर को पायलट का रिएक्शन रिकॉर्ड होता है और साथ में कैप्टन की घबराई हुई आवाज भी। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि वो इंटेंशनली टेक ऑफ की कोशिश कर रहे थे। मतलब ये कोई गो अराउंड नहीं था, ये सिर्फ कंफ्यूजन और पैनिक था। इन्वेस्टिगेटर्स ये कंक्लूड करते हैं कि कैप्टन ने लैंडिंग के वक्त राइट थ्रॉटल को पीछे खींचा ही नहीं, फोकस लेफ्ट रिवर्सर पर था और राइट इंजन वहीं का वहीं रह गया। राइट इंजन की वजह से सिस्टम समझता है कि एयरक्राफ्ट अभी उड़ना चाहता है, इसीलिए ना स्पॉयलर्स डिप्लॉय होते हैं और ना ऑटो ब्रेक्स एक्टिवेट होते हैं। और ब्रेक्स अकेले इतने हैवी प्लेन को रोकने के लिए काफी नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, ये साफ होने लगता है कि TAM एयरलाइंस फ्लाइट 3054 को सिर्फ पायलट एरर कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। ये कहानी उससे कहीं बड़ी है। सबसे पहले रनवे के हालात पर सवाल उठते हैं। असल में कॉग्नहास के रनवे को कुछ ही हफ्ते पहले रीसरफेसिंग के बाद दोबारा खोला गया था, लेकिन उस वक्त उसमें प्रॉपर ग्रूव्स नहीं डाले गए थे। ग्रूव्स का काम सिंपल होता है, पानी को साइड में बहा देना ताकि टायर्स को ग्रिप मिल सके। बिना ग्रूव्स के बारिश का पानी रनवे पर जमा हो जाता है। हालांकि इन्वेस्टिगेटर्स ये मानते हैं कि अगर रनवे थोड़ा ड्राई भी होता तब भी एक्सीडेंट नहीं रुकता। लेकिन यह भी सच था कि वेट रनवे ने पायलट्स पर प्रेशर जरूर बढ़ा दिया था। दूसरी चीज ये कि कॉग्नहास ब्राजील का सबसे बिजी एयरपोर्ट है। फ्लाइट्स कैंसिल करना, रनवे बंद करना एयरलाइंस और अथॉरिटीज दोनों के लिए हेडक बन जाता है। हादसे से एक दिन पहले ही एक एयरक्राफ्ट रनवे से फिसल चुका था, यानी कि वार्निंग साइंस मिले थे, लेकिन उन्हें पूरी सीरियसनेस के साथ में ट्रीट नहीं किया गया। इसके अलावा कंपनी पॉलिसीज भी सवालों के घेरे में आती है। रूल्स टेक्निकली अलाउ करते थे कि एक थ्रस्ट रिवर्सर खराब होने पर भी एयरक्राफ्ट लैंड कर सकता है, लेकिन रूल्स ये नहीं देखते कि एयरपोर्ट कौन सा है, रनवे कितना शॉर्ट है और वेदर कैसा है। कॉग्नहास जैसे एयरपोर्ट पर वेट कंडीशंस में ऐसे एयरक्राफ्ट अलाउ करना रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इस सब के साथ ही कॉकपिट सिस्टम्स भी इस चेन का हिस्सा बनते हैं। एयरबस A320 में उस वक्त कोई लाउड ऑडियो वार्निंग नहीं थी जो पायलट्स को बता सके कि थ्रॉटल्स मिसमैच हैं या इंजन्स अभी भी हाई पावर पर है। अगर कोई तेज अलार्म होता तो शायद राइट थ्रॉटल समय रहते आइडल पर आ जाता। कुल मिलाकर इन्वेस्टिगेशंस ये साफ कर देती हैं कि अगर किसी एक लेवल पर भी सेफ्टी नेट स्ट्रॉन्ग होता तो शायद ये हादसा
टल सकता था। ये एक्सीडेंट किसी एक इंसान की नाकामी नहीं थी, ये कई छोटी छोटी कमियों का नतीजा था जो एक साथ अलाइन हो गई। एविएशन में इसे होल्स इन सिस्टम कहते हैं और TAM 3054 उन्हीं होल्स के बीच से गिर गया। TAM एयरलाइंस फ्लाइट 3054 की कहानी सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि एविएशन में छोटी सी चूक भी कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। ये दिखाती है कि सेफ्टी कभी एक लेयर पर डिपेंड नहीं करती। उस रात 187 लोग एक रूटीन फ्लाइट पर निकले थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो उनका आखिरी सफर होगा। ये हादसा तो फिर भी पायलट की गलतियों की वजह से हुआ, लेकिन सोचिए क्या हो जब एक सनकी पायलट खुद लोगों की जान का दुश्मन बन जाए। जानने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।